हेलो छात्रों, आप सबका फिर स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो चैप्टर है या आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया प्रायः पादपों में या फिर निम्न श्रेणी के कुछ जीवों के अंदर संपन्न हो सकती है। हम यहाँ पर पादपों की बात करेंगे, तो पादपों के अंदर कायिक प्रवर्धन के लिए शुरुआत करते हैं हम कि पौधों के अंदर कायिक प्रवर्धन कहाँ होगा, कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि पादपों के अंदर जड़, तना और पत्ती, ये तीन पादप के होते हैं कायिक अंग। कायिक अंग वे होते हैं जो पादप के शरीर का निर्माण करेंगे। अगर जनन की प्रक्रिया, नए पादपों के बनने की प्रक्रिया इन कायिक अंगों के द्वारा होती है तो इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया को हमेशा याद रखना है कि पौधों के कायिक अंगों से नव पादप बनने की प्रक्रिया, इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा प्राकृतिक रूप से भी होती है और मानव ने अपने फायदे के लिए कृत्रिम रूप से भी करवाई है। तो कृत्रिम रूप से कैसे होती है, प्राकृतिक रूप से कैसे हैं, इसके बारे में हम आज पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि कायिक प्रवर्धन है क्या। तो कायिक प्रवर्धन यानी पादप के कायिक अंगों से नव पादप बनने की प्रक्रिया। इस कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में सबसे पहले अगर हम बात करें तो होती है मूल द्वारा, यानी जड़ों के द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। सभी पौधों की जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जड़ें ऐसी होती है जो रूपांतरित हो जाती है भोजन के संग्रहण के कारण या किसी अन्य कारण से। तो इन जड़ों के अंदर, कुछ जड़ों के अंदर, कुछ पादपों की मूलों के अंदर होता है कायिक प्रवर्धन। जैसे अगर मैं बात करूं शकरकंद, तो शकरकंद अभी सर्दी के मौसम में खूब आ रहा है, तो शकरकंद है, डहेलिया है, शतावर है। ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों के अंदर नव पादप बनाने की क्षमता होती है। जड़ों के टुकड़े को जमीन में गाड़ देते हैं, वहाँ से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि जो मीठा नीम होता है, इस मीठे नीम की जड़ों के अंदर भी नव पादप बनाने की क्षमता होती है। दूसरा अंग जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में भाग लेता है पादपों का, वह होता है तना। तना यानी स्तंभ। तना पौधे का वह भाग होता है जो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ये तो हमें पता है, तने के कार्य भी पता है, लेकिन कुछ पौधों की तनों में कुछ विशेषताएं होती है। जैसे कुछ तने, हम बात करते हैं आलू की, तो आलू जो होता है इसका होता है कंद, यानी इसका जो आलू है या आलू जो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं वह आलू है, वह भूमिगत तना है। काफ़ी बच्चों के अंदर ये रहता है कि आलू भूमिगत है यानी वो जड़ है, जबकि वो जड़ नहीं है, वह तना है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती है। तो आलू का कंद होता है, अदरक जो है, इस अदरक का होता है प्रकंद होता है। ये सब भूमिगत तने हैं, उनके भाग वो उनके प्रकार है। आलू, अदरक, अरबी, इसका होता है घन कंद होता है। जमीकंद जो होता है वो सारा। तो इन भूमिगत तने जो है, जैसे आलू है, तो आलू जो होता है इस प्रकार से है। इस आलू की अनियमित आकृति है, इस पर जगह जगह पर इस प्रकार के गड्ढे बने होते हैं। इन गड्ढों को कहते हैं आलू की आंखें। इन आंखों के अंदर पाई जाती है विशिष्ट प्रकार की प्रसुप्त अपस्थानिक कलिकाएं। यह प्रसुप्त अपस्थानिक कलिकाएं अनुकूल वातावरण में अंकुरित होती है और नए पौधे का निर्माण करती है। तो आलू का जो कंद है, आलू को हम इस प्रकार से टुकड़ों में काटें कि प्रत्येक टुकड़े के अंदर आलू की एक आंख हो। तो आंख युक्त आलू के टुकड़े को जमीन में गाड़कर उसे पानी देंगे तो वहां से एक नया पौधा विकसित हो जाता है। यानी आलू की आंख में पाई जाने वाली प्रसुप्त अपस्थानिक कलिका सक्रिय होती है, कोशिका विभाजन करती है, एक संपूर्ण पादप का निर्माण कर लेती है। तो यह
आलू की खेती करने के लिए, आलू की फसल को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है कि जब भी किसी किसान को आलू की खेती करनी है तो वह अच्छी क्वालिटी के, अच्छी किस्म के आलूओं को खरीद कर लाएगा, उसके टुकड़े करेगा और आँख युक्त टुकड़े को अपने खेतों के अंदर एक पर्याप्त दूरी पर गाड़ देगा, तो वहाँ से उसे एक नई फसल प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अदरक और अरबी के अंदर भी है। गन्ने के अंदर भी होता है कायिक प्रवर्धन, ये हमें याद रखना है। अब तीसरा जो भाग है या हम तीसरा जो अंग कहते हैं वह होता है पत्ती। पत्ती यानी पौधे की फूड फैक्ट्री। पत्ती मुख्य कार्य होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करना, लेकिन कुछ पत्तियों के अंदर, अब यहाँ पर पत्ती के द्वारा किस प्रकार कायिक प्रवर्धन होता है, तो कुछ पौधों की पत्तियों के अंदर यह विशेषता होती है कि वे नए पादप का निर्माण कर सकती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ ब्रायोफिलम की। ब्रायोफिलम एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, इसे पत्थर चट्टा भी कहा जाता है। तो ब्रायोफिलम की जो पत्ती है, इस पत्ती के मार्जिन पर होती है अपस्थानिक कलिकाएं, जैसे यहाँ पर ये मुख्य सिरा है, इसके साइड में निकलने वाली सिराएं हैं। अब इसकी जो मार्जिन है यहाँ पर होती है प्रसुप्त कलिकाएं। प्रसुप्त अपस्थानिक कलिका, जब ये पत्ती अपने पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरती है और इसे अगर अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो इन पत्तियों के मार्जिन पर पाई जाने वाली प्रसुप्त कलिकाएं सक्रिय हो जाती है और यहाँ से नए पौधे का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी इस प्रकार से नया पौधा तैयार हो जाता है। तो एक पत्ती से 5 से 7 हमें नए पौधे प्राप्त हो जाते हैं। तो ब्रायोफिलम है, बिगोनिया है, इनके अंदर होता है कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया जो हम प्रकृति में अपने आप होती है। अगर हमें ब्रायोफिलम का पौधा उगाना है तो अच्छी मैच्योर पत्ती को लाओ, गमले में लगाकर पानी दे दो, वहाँ से नया पौधा तैयार हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रियाएं मानव ने अपने फायदे के लिए स्वयं ने भी करवाई है, उसे कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में आता है कलम लगाना, कतरन लगाना, कलिका रोपण करना, और ये प्रक्रियाएं की जाती है गुलाब में, अंगूर में और इसी प्रकार से अन्य पौधों के अंदर। जैसे काजरी के जो बेर आते हैं, वो काजरी के बेर में क्या करते हैं कि उन्नत किस्म के जो बेर का पौधा होता है उसकी कलिका को लेकर सामान्य किस्म के पौधे के ऊपर आरोपित करवाते हैं, इसे कहते हैं कलिका रोपण। तो मानव ने अपने फायदे के लिए भी यह प्रोसेस करवाया है। अब जो कायिक प्रवर्धन है, इस कायिक प्रवर्धन से क्या फायदा होता है, इस कायिक प्रवर्धन का लाभ क्या है? तो कायिक प्रवर्धन बहुत जरूरी है उन पौधों के लिए जिन पौधों के अंदर बीजों के निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, यानी उन्होंने बीजों की निर्माण की प्रक्रियाओं को खो दिया है। तो उन पौधों के लिए कायिक प्रवर्धन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर का प्रश्न आता है कि कायिक प्रवर्धन का महत्व बताइए या कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ है, तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि अगर हम कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया से किसी पौधे को उगाते हैं तो उस पौधे के अंदर फल और फूलों का आना जल्दी होता है बनिस्पत उस पौधे के जिसको हमने बीजों के द्वारा उगाया है। तो बीजों के द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाए गए पौधों के अंदर पुष्पन की प्रक्रिया जल्दी होती है, फल हमें जल्दी प्राप्त होते हैं, अतः फसल हमें कम समय में प्राप्त हो जाती है। तो ये इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है। दूसरा है कि कायिक प्रवर्धन जो है उन पौधों के लिए उपयोगी है जिन पौधों के अंदर बीजों के निर्माण की प्रक्रिया रुक गई है, जो बीजों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। जैसे केला है, तो केले के अंदर ये प्रक्रिया सबसे बेस्ट होती है। और तीसरा है कि इस प्रक्रिया में उत्पन्न सभी पादप क्योंकि उसी पौधे के ही अंग के भाग होते हैं, उसी पौधे का ही भाग होते हैं, अतः वे सारे के सारे नए पौधे आनुवंशिकीय रूप से अपने जनक के समान होते हैं। यानी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग या संकरण की प्रक्रिया या किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा उन्नत किस्म के पौधों को तैयार किया है, तो उस उन्नत किस्म के पौधों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कायिक प्रवर्धन सबसे बढ़िया विधि है, क्योंकि इसके द्वारा जो नई संततियाँ प्राप्त होगी वो अपने जनक पौधों के समान होती है। तो इसे कहा जाता है
कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन के ऊपर या तो सीधे ही प्रश्न आता है कि इसको उदाहरण के द्वारा समझाइए, या फिर प्रश्न आता है कि कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व होता है। अब अलैंगिक जनन की जो अगली प्रक्रिया है, वह अगली प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं बीजाणु। तो अगला स्टेप अपना आता है बीजाणु जनन। हालांकि बीजाणु जो होते हैं अलैंगिक जनन के लिए बनने वाली विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती है। अब ये शैवालों में भी होती है, तो कवकों के अंदर भी होती है। तो बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो बीजाणु जनन की प्रक्रिया के लिए हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं राइजोपस नामक कवक का। राइजोपस कवक, इसे कहा जाता है ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेड पर उगने वाली जो फंगस होती है, जो कवक होती है, वह हमेशा राइजोपस होती है। तो राइजोपस जो कवक होती है, इसका तंतुकीय शैवाल, यानी ये तंतुकीय कवक होती है इस प्रकार से। इसके तंतु जो होते हैं वो क्षैतिज अवस्था के ऊपर ब्रेड के ऊपर जाल के रूप में इस प्रकार से पाए जाते हैं। गेहूं की रोटी या जो ब्रेड होती है उसके ऊपर राइजोपस कवक के तंतु का जाल होता है, जो क्षैतिजीय अवस्था में फैला रहता है। जब इस राइजोपस कवक के अंदर बीजाणु जनन की प्रक्रियाएं होती है, तो इसके कुछ तंतु ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर गति, यानी ऊपर की ओर इस टाइप से वृद्धि करते हैं, इस टाइप से। इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो फूल जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है, और इसके अंदर जो होते हैं कोशिकाएं लगातार कोशिका विभाजन के द्वारा असंख्य बीजाणु बनाते हैं। तो इस फूले हुए भाग को कहा जाता है बीजाणुधानी कहते हैं। और इसके अंदर बनने वाली सूक्ष्म संरचनाएं, एक कोशीय सूक्ष्म संरचनाओं को कहा जाता है बीजाणु कहते हैं। जब बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु बन जाते हैं, ये बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है, तो बीजाणुधानी फटती है, सारे बीजाणु यहाँ से मुक्त होते हैं और हवा के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और जहाँ पर इन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है तो वहाँ पर ये अंकुरित हो जाते हैं और कवक का एक नया जाल, एक नया सूत्र वहाँ पर बनाते हैं। तो यह राइजोपस कवक के अंदर होने वाला बीजाणु जनन है। इसी प्रकार से बीजाणु जनन जो होता है शैवालों में भी होता है, लेकिन वह थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है। जैसे हम बात करें क्लेमिडोमोनास शैवाल की, तो क्लेमिडोमोनास शैवाल जो होती है एक कोशीय चलायमान शैवाल होती है, जो मीठे पानी के अंदर लगातार तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है। तो इस क्लेमिडोमोनास शैवाल के अंदर इसी कोशिका में विभाजन होगा, और यही कोशिका 4 से 8 या 16 छोटी छोटी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती। इस प्रकार से ये इन्हें कहा जाता है बीजाणु। चूंकि यह अपनी कशाभिका के द्वारा गति करते हैं, अतः इन्हें कहते हैं चल बीजाणु कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पादपों में, अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार से होते हैं बीजाणुओं का निर्माण। यहाँ पर हमें राइजोपस को अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पर बीजाणु बने थे बीजाणुधानियों में, जबकि क्लेमिडोमोनास के अंदर बनते हैं मुख्य कोशिका के अंदर ही विभाजन से। तो यह अलैंगिक जनन था, और अलैंगिक जनन के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एकल जनक अपने समान संतति को उत्पन्न कर लेता है, और यह संततियाँ अपने जनकों से हूबहू समान होती है, अतः इन्हें कहा जाता है क्लोन। यह हमने पढ़ा। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। वैसे अगर कोई डाउट है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में अपने आंसर के रूप में प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका अवश्य उत्तर दूंगा। लेकिन पढ़ना आपको है, और पढ़ने का तरीका मैंने पहले भी कहा था कि जो भी हम पढ़ें उसे लिख कर याद करना है, कि हमने पढ़ा उसको लिखा। पहली बार पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन देख देख कर याद करके बार बार पढ़ लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, तो वो इतना हमें अच्छी तरीके से याद होगा कि हम उसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे, और अच्छे नंबरों को लाने का ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। जनन की दूसरी प्रक्रिया थी, उसको हमने कहा था लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में स्पष्ट कर देता हूं मैं कि 2 जनक भाग लेते हैं, यानी संतति की उत्पत्ति 2 जनकों के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें युग्मक बनते हैं, युग्मकों का संलयन होता है और नई जीव की उत्पत्ति होती है।
तो इसे कहते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में अब मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दो जनक होते हैं, एक जनक होता है नर और दूसरा है मादा। नर से बनते हैं नर युग्मक और मादा से बनते हैं मादा युग्मक। अगर हम जंतुओं की बात करेंगे तो जंतुओं के अंदर नर युग्मक को हम कहेंगे शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु यानी अंडकोशिका। दोनों का आपस में मिलना कहलाता है निषेचन कहलाएगा, निषेचन। और निषेचन की प्रक्रिया से जो नई कोशिका बनती है, जो निषेचित अंड कोशिका होती है, इसे कहते हैं युग्मनज यानी उसको कहते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट 2n यानी द्विगुणित होता है। हम अगर बात करें तो मानव की बात करें, जंतुओं की बात करें या उच्च विकसित पादपों की बात करें, तो जो नर और मादा जनक होते हैं दोनों के दोनों द्विगुणित होते हैं यानी 2n होते हैं। जब इनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जब युग्मक बनते हैं तो इनके जननांगों में होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे यहाँ पर बनने वाले नर और मादा युग्मक जो होते हैं वे अगुणित हो जाते हैं, यानी उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। जब दोनों मिलते हैं तो निषेचित अंड में यानी युग्मनज के अंदर दोनों की संख्या वापस 2n हो जाती है, तो क्रोमोसोम की संख्या वापस जनकों के समान हो जाती है। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में प्रायः जो प्रकृति में द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं उनमें संतति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या को मेंटेन करने के लिए, गुणसूत्रों की संख्या को जनकों के समान बनाए रखने के लिए जब भी इनमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जो जीव प्रकृति के अंदर अगुणित अवस्था में ही होते हैं, जैसे कि नर मधुमक्खी, तो नर मधुमक्खी के अंदर जब नर युग्मक यानी शुक्राणु बनेंगे तो समसूत्री विभाजन से, क्योंकि वो पहले से ही आधे गुणसूत्रों वाली होती है इसलिए। तो यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो अलग अलग जनकों से जनन द्रव्य आपस में मिलता है। अनुवांशिक पदार्थ दो अलग अलग जनकों से आते हैं और संतति के अंदर दोनों प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ आते हैं, तो संतति के अंदर नए गुणों का विकास होता है, यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। यही विभिन्नताएं कल हमने पढ़ा था जैव विकास के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो ये लैंगिक जनन, इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में कि पादपों के अंदर लैंगिक अंग कौन से होते हैं और जंतुओं में कौन से हैं और मानव के अंदर किस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है।